फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर की तैयारी मैं पूरा कराने वाला हूं इस चैनल पे। इसका ये पहला वीडियो मैं डाल रहा हूं जिसमें सी लैंग्वेज को मैंने उठाया है। पहले सी लैंग्वेज को हम लोग कवर करेंगे। सी लैंग्वेज को कवर करने के बाद हम लोग जावा को कवर करेंगे। दोनों एक साथ पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है ताकि दोनों में थोड़ा सा कनेक्टिविटी है, क्योंकि दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सी लैंग्वेज का बहुत सारा कंसेप्ट आपको जावा लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाता है। तो दोनों को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सी लैंग्वेज को। और सी लैंग्वेज अब अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो जावा में बहुत कम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। सी लैंग्वेज सबसे मतलब ये जो लैंग्वेज है किसी के लिए भी, कोई भी कॉलेज में आप पढ़े होंगे तो पहले सी लैंग्वेज से आपको पढ़ाया जाता है। सी लैंग्वेज का कंसेप्ट आपको दिया जाता है, फिर आपको सी प्लस प्लस फिर जावा उस तरह से पढ़ाया जाता है। तो इसलिए पहले हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ेंगे। तो सी लैंग्वेज में अगर हम देखें कि ये किस तरह का लैंग्वेज है तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आता है इस तरह से क्वेश्चन, सी लैंग्वेज किस प्रकार का लैंग्वेज है, तो क्या हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में ये किस प्रकार का लैंग्वेज है ये भी पूछ देता है। तो ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और साथ ही साथ प्रोसीजरल लैंग्वेज है। ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है और साथ ही साथ प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है। तो दोनों अगर ऑप्शन में मिल जाए तो दोनों आप लगा सकते हैं। ये कब बनाया गया? 1972 में बनाया गया बेल लेबोरेटरी में। एटी एंड तीस बेल लैब्स भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। बेल लेबोरेटरी भी कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है। डेनिस रिची इन्होंने बनाया था इस सी लैंग्वेज को। ठीक है। जनरली सी लैंग्वेज जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था तो उसी दौरान सी लैंग्वेज को बनाया गया था। तो हम लोग उस पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट प्रिसाइज वे में सी को पढ़ेंगे। बहुत मतलब यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं सीखना है हम लोग को ऐसे पढ़ना है कि क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा हम लोग से। एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आए तो बन जाए, उस तरह से पढ़ना है। तो सी लैंग्वेज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको हमने दे दिया। जो भी इंट्रोडक्शन दिया है सब काम का है। अब आते हैं कैरेक्टर सेट। देखिए सी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेगा तो कैरेक्टर सेट की जानकारी होना चाहिए कि इसमें आखिर किस तरह से लिखना है। तो देखिए सी लैंग्वेज अगर आप लिखिएगा तो अल्फ़ाबेट का यूज कर सकते हैं, डिजिट का यूज कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो कोई भी प्रोग्रामिंग, अगर कोई भी किसी तरह का प्रोग्राम अगर बना रहे हैं आप, तो कोड लिखिएगा तो उसमें अल्फ़ाबेट देखने को मिल जाएगा, डिजिट भी देखने को मिल जाएगा और स्पेशल सिंबल भी देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो भी आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उसमें जो कुछ आपको दिख रहा है उसी को कैरेक्टर सेट बोलते हैं। अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई बुक का पेज है, अगर हम आपसे पूछ दे पेज पे क्या दिख रहा है, तो आप बोलिए केवल ABCD दिख रहा है, अल्फ़ाबेट दिख रहा है। हो सकता है उसमें मैथमेटिकल कुछ संख्या दिया हुआ नंबर, तो बोलिएगा एक दो डिजिट भी दिख रहा है, एक दो स्पेशल सिंबल भी दिख रहा है। तो किसी ना किसी कोई भी लैंग्वेज आप देख रहे हैं तो उसमें कैरेक्टर सेट होता है। तो कुछ इसी तरह का कैरेक्टर सेट आपको देखने को मिलेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर सेट में क्या क्या आ जाएगा? अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल सिंबल। अब कांस्टेंट पे आ जाते हैं। देखिए कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू होता है जो फिक्स्ड रहता है, पूरे प्रोग्राम के दौरान वो नहीं बदलता है। यही बातें डिफिनेशन में लिखी हुई है कि पूरे प्रोग्राम के दौरान जो ना बदले उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। अब कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं सी लैंग्वेज में, इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दो प्रकार से पहले इसको डिवाइड कीजिए, न्यूमेरिक कांस्टेंट और नॉन न्यूमेरिक कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट वैसा कांस्टेंट जो नंबर से मतलब नंबर की तरह का होगा। तो नंबर को भी अब दो भागों में बांटा जाता है, इसमें इंटीजर नंबर और फ्लोट नंबर। तो इंटीजर नंबर वैसा नंबर जिसमें कहीं से भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो, मतलब कहीं से भी पॉइंट में वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो कहीं से पॉइंट में नहीं है। हाँ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन पॉइंट में नहीं। वहीं फ्लोट वैल्यू क्या होगा कि वो पॉइंट में होना एकदम मस्ट है, जरूरी है कि वो पॉइंट में होगा ही होगा। हाँ वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और कुछ इस तरह का भी वैल्यू जो होगा वो भी फ्लोट वैल्यू ही कहलाता है। तो इस तरह तो कंप्यूटर में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। तो कंप्यूटर में कुछ इस तरह से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा वही चीज़, e के पावर 3 नहीं, हमने यहाँ गलत दिया है, 1.3 E3, बगल में ही 3 लिखा रहेगा, ई के बगल में 3। आपको समझना होगा ई का मतलब 10 टू दी पावर होता है, ई का मतलब 10 टू दी और 3 का मतलब पावर। समझ लीजिए ना, यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्म में। तो अब आप इसी को समझ लीजिए। इस तरह का अगर कोई संख्या दे दे और पूछे कि ये फ्लोट है, इंटीजर है, क्या है, तो आप उसे लगा सकते हैं। अब आ जाइए नॉन न्यूमेरिक में देखते हैं। तो नॉन न्यूमेरिक में भी दो प्रकार होता है, एक कैरेक्टर कांस्टेंट, दूसरा स्ट्रिंग कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है ना, उसका कंडीशन है कि वो एक ही कैरेक्टर होगा, चाहे वो अल्फ़ाबेट से आए, चाहे वो डिजिट से आए, चाहे वो स्पेशल सिंबल से आए, लेकिन एक ही कैरेक्टर होगा, मतलब एक अक्षर होगा और सिंगल कोट में बंद होगा।
सिंगल कोट में बंद हुआ, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। समझ गए, कैरेक्टर कांस्टेंट। अब एक चीज़ है जो अपवाद में है, हम आपको बता देते हैं। आप लोग स्केप सीक्वेंस के बारे में जानते होंगे। स्केप सीक्वेंस का एक स्केप सीक्वेंस जैसे कि हम यहीं पे बता देते हैं, स्लैश एन आप पढ़े होंगे, ठीक है, स्लैश टी पढ़े होंगे, स्लैश इस तरह से आर, स्लैश ए, ये सब को बोला जाता है स्केप सीक्वेंस, और इसको भी कैरेक्टर की तरह दिखाया जाता है ऐसे सिंगल कोट के अंदर। तो कभी एग्जाम में इस तरह से पूछ देता है कि ये जो स्लैश एन है, जिसको न्यू लाइन कैरेक्टर बोलते हैं, ये जो स्लैश एन है इसमें ये कितने कैरेक्टर है इसमें, तो आप बोलिएगा एक ही कैरेक्टर है ये। हाँ, भले ही दो कैरेक्टर से मिलकर बना है, लेकिन कंसीडर किया जाता है कि ये सिंगल कैरेक्टर है। तो जो भी स्केप सीक्वेंस है वो सब सिंगल कैरेक्टर में कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बताना जरूरी था, तो हमने यहाँ बता दिया। अब आ जाइए स्ट्रिंग पे आते हैं। देखिए स्ट्रिंग का कंडीशन ये है कि ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, और ये डबल कोट के अंदर ही इसको दिखाया जाएगा। ये हमेशा डबल कोट के अंदर इसको शो करते हैं। तो चाहे वो किसी का नाम हो, चाहे एबीसी हो, चाहे कोई नंबर हो, अगर उसको डबल कोट में अगर आपने डाल दिया है तो वो स्ट्रिंग बन गया। अब याद रखिएगा, कोई भी नंबर अगर स्ट्रिंग बन जाएगा तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशन में भाग नहीं ले सकता है। स्ट्रिंग डाटा पे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते हैं, जैसे जोड़ घटाव गुणा भागा ये सब हम परफॉर्म नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर को भी अगर डबल कोट में अगर हम डाल देते हैं तो भी वो स्ट्रिंग ही कहलाएगा, ठीक है। तो अब डबल कोट में डाल दीजिएगा तो वो स्ट्रिंग फॉर्म में बदल जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग डाटा होता है वो मेमोरी में कैसे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये बाद में हम जब स्ट्रिंग कवर करेंगे ना तो उसमें हम आपको बता देंगे कि जो भी स्ट्रिंग होता है ना वो कुछ इस तरह से एरे की भांति शो होता है, और लास्ट में जो होता है ना वो नल कैरेक्टर होता है। लास्ट में ये नल कैरेक्टर लास्ट में उसके साथ स्टोर कर दिया जाता है, जो कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट स्टोर करती है। तो ये बातें हम बाद में भी आपको बता देंगे। चलिए यहाँ पे इतना ही बताना आपके लिए काफ़ी था। अब आते हैं हम लोग वेरिएबल, थोड़ा सा वेरिएबल जान लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। देखिए कांस्टेंट, कांस्टेंट पे बात हमने कर लिया कि कांस्टेंट को आप बोल सकते हैं कि वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू, डाटा भी बोल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर भाषा में उसको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसको लिटरल्स भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, लिटरल्स भी बोलते हैं। जब जावा पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पे उसको लिटरल्स बोला जाता है, और सी लैंग्वेज में भी लिटरल्स बोला जाता है, लेकिन इतना टफ लैंग्वेज का सी लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वहाँ जावा में उसको लिटरल्स बोला जाता है, कॉन्स्टेंट को ही। अब कांस्टेंट को आप चाहें तो सेव कर सकते हैं किसी वेरिएबल में, टेम्पोरेरी किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर सकते हैं। तो पहले वेरिएबल क्या है थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। वेरिएबल कुछ नहीं है, जो भी मेमोरी लोकेशन है ना उसका दिया गया एक नाम, एक मेमोरी लोकेशन का कुछ नाम अगर आप दे दिए हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल में आप कांस्टेंट को ही स्टोर करते हैं, और वेरिएबल जहां प्रोग्राम में आता है तो वहां पे वो कांस्टेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब वेरिएबल का रूल समझ लीजिए कि वेरिएबल का नाम अगर डिसाइड करते हैं तो रूल क्या होता है। तो 4 रूल है। सबसे पहला कि वो लेटर, डिजिट और अंडर स्कोर से ही मिलके बना हुआ होना चाहिए। अंडर स्कोर ही एक स्पेशल सिंबल ऐसा है जिसको इजाज़त है वेरिएबल नेम में आने का। बाकी कोई स्पेशल सिंबल को आप नहीं यूज कर सकते हैं, इवन स्पेस भी नहीं दे सकते हैं आप वेरिएबल नेम में। भले ही यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए स्पेस भी आप नहीं दे सकते हैं। और वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, कोई भी वेरिएबल नेम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। तीसरा रूल कहता है कि वो कीवर्ड से मैच नहीं करेगा, कीवर्ड के जैसा नहीं होगा, मतलब कीवर्ड को आप नहीं यूज कर सकते हैं वेरिएबल नाम की तरह। कीवर्ड 32 कीवर्ड होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे। केस सेंसिटिव होता है वेरिएबल नेम। अगर कोई वेरिएबल का नाम बड़ा रख देते हैं और बड़ा अक्षर में लिख देते हैं, और कोई वेरिएबल का नाम छोटे अक्षर में लिख देते हैं, तो दोनों दो वेरिएबल कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया वेरिएबल। अब देखिए वेरिएबल बनाते कैसे हैं। जो वेरिएबल हम बनाते हैं ना तो उसी को बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल बनाने के क्रम को बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल बनाने के लिए आपके पास सिंटेक्स क्या है, डाटा टाइप होना चाहिए और वेरिएबल का नाम, और सेमी कॉलन से टर्मिनेट होना चाहिए, क्योंकि ये सी लैंग्वेज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सी लैंग्वेज में हर स्टेटमेंट को हम लोग सेमी कॉलन से टर्मिनेट करते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में एक सेंटेंस पूरा होता है तो आप फुल स्टॉप से टर्मिनेट करते हैं, मतलब बंद करते हैं उसको। तो उसी तरह से यहाँ क्या चलता है, सेमी कॉलन। अब देखिए वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका है डाटा टाइप होगा और वेरिएबल का नाम होगा, ऐसे करके बना सकते हैं।
आप चाहें तो एक ही लाइन में कई वेरिएबल बना सकते हैं। तो डाटा टाइप आपको दिखाना है और वेरिएबल का नाम लिखते चले जाइए और कॉमा से सेपरेट करते चले जाइए और लास्ट में सेमी कोलन डाल दीजिए। तो एक ही लाइन में आपने कई वेरिएबल बना लिया। लेकिन याद रखिएगा जितने भी वेरिएबल आपने ये बनाया है सब एक ही टाइप का होगा जो टाइप आपने पहले दिखाया है। क्लियर? तो यहाँ एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, इंट एक डाटा टाइप है और यहाँ पे नम एक वेरिएबल का नाम है। तो ये मेमोरी में कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा नम। अब इसमें कल हो के जो डाटा आप रखिएगा वो हमेशा इंटीजर ही होना चाहिए, क्योंकि आप ये नम वेरिएबल जो आपने बनाया है, बनाते टाइम आपने कंप्यूटर को बताया है कि देखो इसमें इंटीजर डाटा ही रखना है हमें। क्लियर? अब ये अगर ये अब कितना बाइट स्पेस लेगा हम लोग आगे कवर करेंगे इस चीज़ को, जब डाटा टाइप पढ़ेंगे तो बस इसी वीडियो में आगे। कोई भी वेरिएबल का ना एक मेमोरी एड्रेस होता है जो आप पहले से मतलब इसको गेस नहीं कर सकते हैं, कंप्यूटर ही इसको देता है। जैसे जैसे उसके पास मेमोरी बचा हुआ रहता है वही मेमोरी आपके लिए एलोकेट कर देगा। तो ये कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। हर बार आप प्रोग्राम रन कराइएगा तो नया नया मेमोरी एड्रेस आपको ये देगा। चलिए, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है? वेरिएबल बनाते टाइम अगर आप उसमें वैल्यू डाल देते हैं तो उसी को बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यहाँ से यहाँ तक तो आप वेरिएबल बनाने के लिए कोड लिखा और इसी में इक्वल टू लगाकर और आपने 100 लिख दिया, तो ये हो ना, ये बोलते हैं, ये असाइनमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है? तो ये जो भी इक्वल टू है ना, इसके बाद आपने लिख दिया 100, तो ये अब 100 इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है? तो ये बनाते टाइम ही आप ये काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है? यहाँ पे एक ही लाइन में दो वेरिएबल बना रहे हैं और दोनों में वैल्यू डाल रहे हैं, तो ऐसा भी आप काम कर सकते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है? अब आगे पढ़ते हैं डाटा टाइप, क्योंकि वेरिएबल बनाना है तो डाटा टाइप की तो जरूरत पड़ेगी। तो डाटा टाइप थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, डाटा टाइप दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप और ड्राइव डाटा टाइप। ठीक है? तो पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप को समझिए। प्रिमिटिव डाटा टाइप का मतलब कुछ आपको बिल्ट इन डाटा टाइप दिया गया है, इसको प्रिमिटिव बोलते हैं, इसको बिल्ट इन डाटा टाइप बोलते हैं, या प्री डिफाइंड डाटा टाइप भी बोलते हैं। दो तीन नाम से इसको पुकारते हैं। तो इंट, फ्लोट, कैर, डबल, वॉइड, ये सब डाटा टाइप है। ठीक है? तो वॉइड तो एक ऐसा डाटा टाइप है, मतलब कि वॉइड डाटा टाइप का मतलब वहाँ पे कोई डाटा ही नहीं है। वॉइड का मतलब कुछ नहीं। तो तो भी वॉइड अपने आप में एक डाटा टाइप है। बस यही तो हम लोग को जानना है, यही सब बारीकी पता रहेगा तभी तो एग्जामिनर किसी तरह से क्वेश्चन घुमाएगा, फिर भी हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो अब मेनली आ गया चार, इंट, फ्लोट, कैर, डबल। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं, इंट, फ्लोट, कैर, डबल। तो आज ये देखते हैं अब इसके बारे में। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ। देखिए, इंट जो डाटा टाइप है ये 2 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में, लेकिन कुछ लोग अब कमेंट करेंगे नहीं सर 4 बाइट लेता है। तो देखिए, 4 बाइट लेता है। आजकल का जो 64 बिट कंप्यूटर जो चल रहा है उसमें 4 बाइट मेमोरी लेता है, लेकिन जो बुक में है, जो पुराना है, उसी को आप दीजिएगा। ठीक है? क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में अगर 2 ना रहे, 4 रहे, तब उस सूरत में 4 आप लगा सकते हैं, 4 बाइट। ठीक है? उस सूरत में आप 4 बाइट लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में 2 रहे तो पहले 2 ही लगाइएगा। हालांकि उस तरह का क्वेश्चन, विवादित क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए इंट जो है वो 2 बाइट स्पेस लेता है। ठीक है? अब बात रहे कि अब कितना वैल्यू को स्टोर कर सकता है, तो थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए क्या कह रहा है ये 32,768 निगेटिव नंबर को ये स्टोर कर सकता है। मतलब कि मैक्सिमम नंबर 32,768 निगेटिव वैल्यू अगर कोई है तो ये इसको स्टोर कर सकता है। अगर मान लीजिए, अच्छा पॉजिटिव में आ जाइए, तो इसमें से अब एक कम कर दीजिए, जो भी आपका जो दिख रहा है निगेटिव में उसी में से एक कम कर दीजिएगा तो वो हो जाएगा पॉजिटिव वैल्यू। और इतना पॉजिटिव वैल्यू ये स्टोर करता है। मान लीजिए कि आप अगर कोई प्रोग्राम बनाए हैं, तो मान लीजिए कि कुछ सामान ही आप, सामान कोई बेच रहे हैं तो उसका ही रेट आपको रखना है। तो मान लीजिए कि 32,700 अगर 80 उसका दाम है, अगर इसको आप स्टोर करना चाहिएगा इंट डाटा टाइप में, तो ये स्टोर नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम लिमिट इसका इतना ही है। समझ गए? ये स्टोर नहीं कर पाएगा। तो अब बात है कि अब जब इतना बड़ा नंबर हमको स्टोर करना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? तब आप आगे बढ़िएगा तो लॉन्ग एक डाटा टाइप है। ठीक है? लॉन्ग के साथ इंट लगा के अब वेरिएबल कोई बनाइएगा नम, तो अब ये जो वेरिएबल है इसका क्षमता बढ़ जाएगा। ठीक है? तो लॉन्ग कितना बाइट स्पेस लेता है?
थोड़ा सा ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा लॉन्ग 4 बाइट स्पेस लेता है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा, लॉन्ग 4 बाइट स्पेस लेता है। तो अब जब लॉन्ग में जाइएगा तो अब क्षमता भी बढ़ जाएगा, तो अब 8-9 डिजिट का भी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो यही मेन समझना है। तो देखिए जनरली आपसे रेंज नहीं पूछता है, लेकिन इंट मतलब कि हम यहाँ पे बता रहे हैं, थोड़ा सा जूम कम करने दीजिए। कैर इंट, कैर और इंट का ना पूछ सकता है, कैर इंट का वैल्यू पूछ सकता है, क्योंकि इसका डिजिट याद करने वाला है, आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन फ्लोट, डबल, इन सब का नहीं पूछता है, ठीक है। कैर पे आते हैं, तो कैर कितना बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में? 1 बाइट। फ्लोट कितना बाइट लेता है? 4 बाइट, ठीक है। फ्लोट कितना बाइट लेता है? 4 बाइट। अब थोड़ा सा कैर पे विचार कीजिए। देखिए कैर कितना वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो कैर -128 से लेकर 127 पॉजिटिव वैल्यू तक ये स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो आप बोलिएगा कैर कैरेक्टर डाटा टाइप, कैरेक्टर स्टोर करता है, तो हाँ बेशक कैरेक्टर स्टोर करता है। जैसे कि आप ए स्टोर कर रहे हैं, तो एक कैरेक्टर आप स्टोर कर रहे हैं, तो ये ए कुछ इस तरह से स्टोर होता है 65 करके, क्योंकि 65 इसका स्काई वैल्यू हो गया। तो फाइनली अगर देखा जाए तो इंटीजर ही स्टोर हो रहा है, तो इसी के लिए ये दिया हुआ है। तो निगेटिव और पॉजिटिव दिया हुआ है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके अंदर हो सकता है, लेकिन बस इतना याद रखिएगा निगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू स्टोर कर सकता है कैर। अब चलिए ऊपर चलते हैं। अब निगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके हम बार बार बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा एक चीज़ पे फोकस करवाते हैं आपसे कि आप देखिए कि निगेटिव वैल्यू स्टोर कर रहा है और पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें कभी निगेटिव वैल्यू स्टोर करने की ज़रूरत ही ना पड़े, तो हम केवल पॉजिटिव वैल्यू ही स्टोर करना चाहते हैं, तो क्षमता बढ़ जाएगा? हाँ बेशक क्षमता बढ़ जाएगा। आप चाहते हैं केवल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर कीजिए, तो ये दोनों नंबर को जोड़ दीजिए। तो आइए ऊपर इसको समझाते हैं। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है वही सब चीज़ है, अनसाइंड इंटीजर और साइंड इंटीजर। केवल अनसाइंड और साइंड समझा रहे हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए अनसाइंड, अनसाइंड अगर आप इंटीजर बनाते हैं तो ये 2 बाइट ही स्पेस एलोकेट होगा, लेकिन अब डाटा रखेगा मैक्स 0 से लेकर 65,535। तो 65,535 इसीलिए रख रहा है, क्षमता इसीलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि अब इसको नेगेटिव नहीं रखना है। नेगेटिव वैल्यू नहीं रखना है, तो नेगेटिव वाला भी स्पेस को ये यूज कर लिया, तो ये 65,535 तक वैल्यू रख सकता है, मैक्सिमम वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पे चलिए आ जाइए पे, एक शॉर्ट है, एक शॉर्ट कीवर्ड भी होता है। शॉर्ट लगा के अगर इंट करते हैं तो ये 1 बाइट मेमोरी में स्पेस लेता है, और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू 255 तक है, मतलब 0 से लेकर 255 तक आप स्टोर कर सकते हैं। और लॉन्ग के साथ अगर इंट लगा दीजिएगा तो क्षमता और बढ़ जाएगा, लेकिन 4 बाइट मेमोरी स्पेस लेगा। अब देखिए क्षमता यहाँ पे कितना बढ़ गया। अब इसको समझते रहिएगा कि ये कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख कितना करोड़ में जा रहा है, कि वो आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन बस मैक्सिमम वैल्यू इतना स्टोर करेगा। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर अनसाइंड करके क्वेश्चन पूछ दे तो आप समझ जाइएगा कि वो दुगुना मैक्सिमम हो जाएगा उसका। अब आ जाइए साइंड, जो हम लोग नीचे देखे हैं ना वो साइंड कहीं देखे हैं। इंट देखिए इतना, अब नेगेटिव में कुछ स्टोर करेगा, कुछ पॉजिटिव में। शॉर्ट में भी चले जाइएगा तो फिर नेगेटिव कुछ ले जाएगा, कुछ पॉजिटिव ले जाएगा। लॉन्ग में आ जाएगा तो कुछ नेगेटिव ले जाएगा, कुछ पॉजिटिव ले जाएगा। चलिए अब इतना समझ गए। अब आ जाते हैं फ्लोट पे। देखिए फ्लोट जो है ना, फ्लोट ये 4 बाइट मेमोरी में 4 बाइट स्पेस लेता है, और इसका मिनिमम इतना है और मैक्सिमम इतना है। तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है इस तरह से 3.4e-38। तो 3.4e-38 इसका मतलब होता है 3.4 गुने 10⁻⁻38। ऐसे ऐसे करके तो केमिस्ट्री वगैरह में आप लोग वैल्यू देखे ही होंगे। तो इस तरह का वैल्यू अगर स्टोर करना है तो कंप्यूटर में कुछ इस तरह से लिख के आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ इस तरह का वैल्यू ही दिखा रहा है वो। तो कंप्यूटर में ई करके दिखाता है। चलिए हो गया, अब इतना से आप समझ गए, बाकी चीज़ समझ सकते हैं। अब आ जाइए, एक डबल होता है। अगर फ्लोट वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि
अब देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव में 38 है, पॉजिटिव में 38 है। अब केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़िएगा तो वो तो 10 टू दी पावर 100 से भी ऊपर रहता है, तो उस तरह का वैल्यू नहीं ना स्टोर कर पाएगा। हाँ, तो उसको स्टोर करने के लिए फिर आपको डबल का यूज करना होगा, तो डबल का क्षमता और बढ़ जाता है। फिर और उससे भी ज़्यादा चाहिए तो लॉन्ग डबल का यूज कर लीजिए, तो लॉन्ग डबल का यूज कीजिएगा तो 10 बाइट मेमोरी स्पेस लेगा और इसका क्षमता और बढ़ जाएगा। इतना डिटेल में तो नहीं जाना चाहिए था हमें, लेकिन फिर भी हमने गया। ठीक है, चलिए इतना हम ये जो भी था एक जो पहला क्लास था इसमें हम इतना ही कंटेंट रखे हुए हैं, और इसका नेक्स्ट क्लास आएगा तो फिर इसके आगे का हम आपको बता देंगे। तो थोड़ा सा जो छूट रहा है उस पर आते हैं। हमने क्या देख लिया? प्रिमिटिव डाटा टाइप। हमने क्या देख लिया? प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब ड्राइव डाटा टाइप थोड़ा सा समझ लेते हैं। ड्राइव डाटा टाइप क्या होता है? देखिए, एरे जो आप पढ़े होंगे वो ड्राइव में आ जाता है। स्ट्रक्चर, पॉइंटर, यूनियन, फंक्शन, ये सब ड्राइव डाटा टाइप है। तो ड्राइव डाटा टाइप इसलिए है क्योंकि जब आप एरे बनाते हैं तो प्रिमिटिव डाटा टाइप का ही इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उसमें छेड़छाड़ करके आप एरे बना लेते हैं। तो जहां आप थोड़ा सा अपने तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं तो वो ड्राइव में चला जाएगा। मतलब कि जैसे कि आप पॉइंटर बना रहे हैं तो खुद से आप स्टार वगैरह लगा कर कुछ काम कर रहे हैं, तो आपने कुछ कोशिश किया, उसमें पहले से बना बनाया आपके पास प्रिमिटिव था, उसमें थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करके आप कुछ और बना लिए, तो वो ड्राइव कहलाएगा। तो इसी तरह से आपको समझना होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।